हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ की टॉपिक्स। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया का पार्ट 7, जिसके अंदर हम देखेंगे इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। अभी तक इस वीडियो सीरीज के अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुई थी अंडर कंपनी रूल, उनको हम कंप्लीट कर चुके हैं। साथ में ही हम इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 को भी लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। आज की इस वीडियो में इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 के बारे में देखेंगे, और उसको देखने से पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 के जस्ट बाद में कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हुए थे जो आगे जाकर रेस्पॉन्सिबल हुए इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 के फॉर्मेशन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 के एक्ट के अंदर हमने देखा था कि जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी उसके अंदर एक प्रोविजन किया गया था कि इंडियंस को अपॉइंट किया जाएगा एज द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द काउंसिल। ठीक है, और सबसे पहले जिन 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया गया था एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, वो थे पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह, दूसरे थे बनारस के राजा देव नारायण सिंह, और तीसरे थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्वालियर सर दिनकर राव। इन तीनों को सबसे पहले नॉमिनेट किया गया था एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ द काउंसिल। ये नॉमिनेट करने की पावर इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 में दी गई थी वाइसराय को, एंड वाइसराय अपने डिस्क्रिप्शन पे किसी भी इंडियन को एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ द काउंसिल अपॉइंट कर सकता था। उसके बाद में जो नेक्स्ट इवेंट होता है आफ्टर इंडियन काउंसिल्स एक्ट, वो था आईपीसी एक्ट 1860 का लागू होना। ये आईपीसी 1860 में अमेंड किया गया था, और कुछ अमेंडमेंट्स के बाद में इसको 1862 में पूरे इंडिया के अंदर इसको लागू कर दिया गया था। हमने पढ़ा था कि चार्टर एक्ट 1833 के अंदर एक लॉ कमीशन फ्रेम किया गया था, और उस लॉ कमीशन के चेयरपर्सन थे लॉर्ड मैकोले, और उन्हीं ने इस इंडियन पिनल कोड का ड्राफ्ट तैयार किया था। उन्होंने जो ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था उसके अंदर 1860 के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे, और इसी अमेंडेड इंडियन पिनल कोड को लागू कर दिया गया था 1862 के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट इवेंट होता है 1878 के अंदर, और ये होता है वायसराय लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। तब क्या होता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट एक एक्ट पास करती है जिसको बोलते हैं इंडियन आर्म्स एक्ट। इसके अंदर ये प्रोविजन किया जाता है कि जितने भी यूरोपियंस एंड एंग्लो इंडियंस थे, ये कोई भी आर्म्स विदाउट लाइसेंस रख सकते थे, कोई भी आर्म्स या कोई भी वेपन। लेकिन जो इंडियंस थे ना, उनको बिना लाइसेंस के आर्म्स रखने का राइट नहीं था। ठीक है, तो ये एक हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन था विद इंडियंस। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। 1877 में दिल्ली में एक इंपीरियल दरबार लगाया गया था। दरबार लगाने के पीछे जो मेन कारण था वो ये था कि कोई भी ब्रिटिश क्राउन जैसे ही इंडिया का एम्परर या एम्परेस बनता था तो उसकी अनाउंसमेंट की जाती थी इस दरबार के थ्रू, और ये दरबार का आयोजन किया गया था 1877 में। ये पहला दिल्ली दरबार था, क्योंकि 1858 में आपको पता है कि इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश करके डायरेक्ट क्राउन रूल एस्टेब्लिश कर दिया गया था। और 1877 के अंदर पहली बार जो ब्रिटिश क्राउन था उसको ये कहा गया कि ये अब इंडिया का भी एम्परर होगा या फिर एम्प्रेस होगी। तो क्योंकि उस टाइम पे क्वीन विक्टोरिया एम्प्रेस ऑफ इंग्लैंड थी, उसको 1877 में इंडिया का भी एम्प्रेस घोषित कर दिया गया, यानी इंडिया की भी महारानी उसको घोषित कर दिया गया था। ये जो दिल्ली दरबार है, ये इवेंट हुआ था कोरोनेशन पार्क न्यू दिल्ली के अंदर। इसके अंदर 2 इंडियंस ने भी पार्टिसिपेट किया। ये दोनों काउंसिल्स के मेंबर थे, जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, जिसमें से एक है गोपाल हरि देशमुख और दूसरे थे विश्वनाथ नारायण मांडलिक। गोपाल हरि देशमुख के बारे में बहुत सारी चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। इन्होंने लोक हितवादी के नेम से प्रभाकर नामक एक पत्रिका का संकलन किया था। साथ में ही इनको इंदु प्रकाश, ज्ञान प्रकाश का फाउंडर भी माना जाता है। तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि लोक हितवादी के नाम से किसको जाना जाता है, तो लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है गोपाल हरि देशमुख को। हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंटर बन जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, 1876 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, जिस एक्ट का नाम था रॉयल टाइटल एक्ट। ठीक है, इस एक्ट के अंदर क्या प्रोविजन किया गया कि जो एम्प्रेस ऑफ इंग्लैंड हैं क्वीन विक्टोरिया, अब उनको एम्प्रेस ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाने लग गया, यानी अब वो इंग्लैंड के साथ साथ में भारत की भी महारानी बन गई थी। ठीक है, और इसी चीज को बताने के लिए दिल्ली दरबार लगाया गया था 1877 के अंदर, और इस दिल्ली दरबार के अंदर क्वीन विक्टोरिया ने केसर ए हिंद की उपाधि धारण की, और साथ में इनको क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया भी कहा जाने लग गया था। ठीक है, जिस टाइम पे ये रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 पास किया गया, उस टाइम पे वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड लिटन थे। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। अब जो नेक्स्ट हमारा डायमेंशन आता है वो है इंडियन सिविल सर्विसेज का।
इंडियन सिविल सर्विसेज को लेके थोड़ा सा हम एक बार बैकग्राउंड में चलते हैं। सिविल सर्विसेज को इंडिया के अंदर स्टार्ट करने वाला था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, लेकिन सिविल सर्विसेज के अंदर काफी सारे रिफॉर्म्स लेके आए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, और उन्होंने सिविल सर्विसेज को एक नया स्ट्रक्चर दिया था, जिसकी वजह से लॉर्ड कॉर्नवालिस को फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज कहा जाता है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज इन इंडिया, तो वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। फर्स्ट इंडियन टू बिकम इंडियन सिविल सर्वेंट वाज सत्येंद्र नाथ टैगोर इन 1863। हमने देखा था कि 1853 के एक्ट के बाद में ओपन कंपटीशन फॉर ऑल कर दिया गया था इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए, लेकिन इसके अंदर एक प्रोविजन ये भी था कि इस कंपटीशन का एग्जाम जो भी होगा वो होगा इंग्लिश लैंग्वेज में, और ये एग्जाम कंडक्ट कहाँ पे होगा? लंदन के अंदर। ठीक है, तो लंदन में एग्जाम होना होता था, इंग्लिश मीडियम में होना था, और साथ के साथ इसके अंदर हमने ये भी पढ़ा था कि ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज का नॉलेज उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के पास में होना चाहिए। तो काफ़ी टफ लेवल का एक एग्ज़ाम था, जिसके अंदर हमने देखा था कि ये 1900 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर होता था, और इसके अंदर जो एज लिमिट डिसाइड की गई थी वो थी मिनिमम 19 ईयर और मैक्सिमम 23 ईयर्स, यानी 19 से लेकर 23 साल तक की एज ग्रुप इसके लिए रखी गई थी। और इंडिया की तरफ से जिसने सबसे पहले इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्वालिफाई किया वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, और उस टाइम पे इनकी एज थी 21 ईयर। उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, द एक्ट कौन सा? जो इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट पास किया गया था 1861 में, इस एक्ट की यहाँ पे बात हो रही है। द एक्ट रिजर्व्ड सर्टेन ऑफिसेज फॉर कोवेनेटेड सिविल सर्विसेज, यानी हमने देखा था कि सिविल सर्विसेज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक था कोवेनेंटेड और दूसरा था नॉन कोवेनेंटेड। तो इसके अंदर जो कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज थी उसके कुछ पोस्ट को या कुछ ऑफिसेज को रिजर्व रखा गया था ओनली फॉर ब्रिटिशर्स। जो हायर लेवल की जितनी भी पोस्ट थी उन सभी को ब्रिटिशर्स के लिए रिजर्व रख दिया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट वाला ये पॉइंट हम देख चुके हैं कि लंदन में एग्जाम होता था, इंग्लिश मीडियम हुआ करता था, और ये एग्जाम होता था बेस्ड ऑन क्लासिकल लर्निंग ऑफ ग्रीक एंड लैटिन। काफी टफ ये एग्जाम हुआ करता था। उसके बाद में एक प्रोविजन और आया 1878 के अंदर, वाइसराय जो थे उस टाइम पे लॉर्ड लिटन, उन्होंने स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज स्टार्ट की। इसके अंदर क्या था कि जो सिविल सर्विस होती थी उसके अंदर इंडियन के लिए 1/6 जो पोस्ट हैं वो फिल की जानी थी। कौन सी सर्विसेज में? कोवर्नेटेड सिविल सर्विसेज में। ठीक है, तो ये 1/6 जो मेंबर होते थे ये किए जाते थे नॉमिनेट बाय लोकल गवर्नमेंट। अब ये लोकल गवर्नमेंट कौन सी थी? बॉम्बे, मद्रास प्रेसिडेंसीज। इन लोकल बॉडीज को ये पावर दी गई थी कि ये इंडियंस को नॉमिनेट कर सकते हैं, और जैसे ही ये नॉमिनेट करेंगे, जितने बंदे को ये नॉमिनेट करेंगे वो जाएंगे वाइसराय के पास में, और वाइसराय उन नॉमिनेटेड मेंबर्स में से अपॉइंट करेगा 1/6 जो कोवेनेटेड सिविल सर्विसेज थी उसके लिए ऑफिसर्स को। लेकिन ये वाला सिस्टम फेल हो गया और बाद में इस सिस्टम को अबॉलिश भी कर दिया गया था। अब एक चीज यहाँ पे और देखते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सिविल सर्विसेज के लिए एज ब्रैकेट रखा गया था, इसके अंदर मिनिमम एज रखी गई थी 19, और चार्टर एक्ट 1853 के अंदर इसकी जो मैक्सिमम एज रखी गई थी वो रखी गई थी 23। अगर हम ईयर वाइज चलें तो 1853 के अंदर ये जो मिनिमम एज है ये सभी में 19 ही रहेगी। हम यहाँ पे देखेंगे कि मैक्सिमम एज लिमिट कितनी थी, तो मैक्सिमम एज लिमिट थी यहाँ पे 23। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1853 से लेके 1859 तक ये जो मैक्सिमम एज रखी गई वो 23 ही रखी गई थी। 1860 में जाके ये एज 22 कर दी गई, जो पहले 23 थी इसको रिड्यूस करके 22 कर दिया। उसके बाद में 1866 में 21, यानी मिनिमम एज थी 19 और मैक्सिमम एज 21। मिनिमम एज यहाँ पे थी 19 और मैक्सिमम एज यहाँ पे रखी गई थी 22। तो मिनिमम एज हर जगह पे स्टैटिक रखी गई, लेकिन मैक्सिमम एज इन्होंने रिड्यूस कर दी। फिर क्या हुआ कि 1878 में इसको और रिड्यूस कर दिया और इसको रख दिया गया 19 ईयर ओल्ड। अब इससे क्या हुआ, तो जितने भी इंडियंस थे इस प्रोविजन को लेके काफी नाराज थे और उन्होंने इस एज को बढ़ाने के लिए बार बार डिमांडें रखी। अब इसी एज को बढ़ाने के लिए बाद में एक कमीशन आता है 1886 के अंदर, जिस कमीशन का नाम है एचिसन कमीशन, और इसने अपने रिकमेंडेशन में ये बोला कि एज को वापस से इंक्रीज करके 23 ईयर्स कर देनी चाहिए। और इस पर्टिकुलर कमीशन के एस्टेब्लिशमेंट के पीछे इंडियन नेशनल कांग्रेस का बहुत ही बड़ा रोल है। ठीक है, अब इसी चीज़ को आगे देखते हैं हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन से। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई थी 1885 में। आप सभी को पता है कि जो फाउंडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो एक अंग्रेज अधिकारी थे जिसका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एक ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। ऑर्निथोलॉजिस्ट वो होते हैं जो बर्ड्स की स्टडी करते हैं। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एक अंग्रेज अधिकारी था जो कि एक ऑर्निथोलॉजिस्ट था,
उसके दिमाग की उपज थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेकिन जिस टाइम पे उसने 1884 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उस टाइम पे उसने इसका नाम रखा था इंडियन नेशनल यूनियन। बाद में क्या हुआ, 1885 में दादा भाई नेहरूजी ने एक प्रपोजल दिया और उन्होंने सजेस्ट किया कि जो ये यूनियन है इसकी जगह नाम देना चाहिए कांग्रेस। और 1885 में इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेंज करके कर दिया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इस तरीके से 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई। और इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सबसे पहले जिस न्यूज़पेपर में ये खबर छपी गई, उस न्यूज़पेपर का नाम था द हिंदू, और ये न्यूज़पेपर मद्रास से प्रकाशित किया जाता था। ठीक है, तो द हिंदू के नाम से आप सभी एस्पिरेंट्स जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इस नाम से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। अब देखते हैं यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की डिमांड्स क्या थी। सबसे पहले इन्होंने डिमांड यही रखी कि जो सिविल सर्विसेज एग्जाम्स हैं ये दोनों जगह पे होने चाहिए, इंडिया में भी और लंदन में भी, क्योंकि जितने भी इंडियंस थे उनको लंदन में जाके एग्जाम देके आना थोड़ा सा टफ रहता था। इसलिए इन्होंने कहा कि साथ साथ में ये इसका एग्जाम कंडक्ट इंडिया में भी करवाया जाना चाहिए। उसके बाद में दूसरी इनकी डिमांड ये थी, ओके, लोअरिंग द एज, सॉरी यहाँ पे आएगा, इन्होंने जो डिमांड रखी थी ये रखी थी क्योंकि जो बार बार ब्रिटिश गवर्नमेंट एज को कम करते हुए जा रही थी सिविल सर्विसेज के कैंडिडेट के लिए, तो इन्होंने ये डिमांड रखी कि जो एज कम करके 19 ईयर कर रखी है उसको अब इंक्रीज किया जाना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी जो 1861 के एक्ट के अंडर एस्टेब्लिश की गई थी, जिसको बोला गया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की, जो स्ट्रेंथ है उसको अब इंक्रीज किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये चाहते थे कि इसके जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उनको इंक्रीज कर देना। साथ में अगर ये नंबर ऑफ मेंबर्स अगर इंक्रीज होते हैं तो इनके लिए एक प्रिंसिपल फॉलो किया जाना था। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो प्रपोजल रखा, उन्होंने ये कहा कि इस इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर को इंक्रीज करने के लिए हमें प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शंस को अडॉप्ट करना होगा। ठीक है, तो ये वाला प्रपोजल इन्होंने दिया उस टाइम के जो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन को। लॉर्ड डफरिन ने इस प्रपोजल को आगे बढ़ा दिया सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के पास। उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे विस्काउंट क्रॉस। उन्होंने इस प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन को नहीं माना और उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन नहीं करवाएंगे, लेकिन उन्होंने एक हिसाब से प्रोविजन जो दिया था वो प्रोविजन दिया रिप्रेजेंटेशन का। तो इसकी जगह पे जो प्रोविजन माना गया वो माना गया प्रोविजन ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, साथ में इन्होंने कहा कि जितना भी मिलिट्री के ऊपर एक्सपेंडिचर हो रहा है उस एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मिलिट्री के ऊपर एक्सपेंडिचर कर रही थी। साथ में एक डिमांड ये भी रखी कि बर्मा का जो एनेक्सेशन किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उसको लेके भी इंडियन नेशनल कांग्रेस अगेंस्ट थी, उन्होंने इसका अपोज किया। अगर हम बर्मा के एनेक्सेशन के बारे में बात करें तो ये 3 बैटल हुई थी एंग्लो बर्मीज बैटल। जो पहली बैटल हुई थी वो हुई थी 1824 से 1826 में, और दूसरी जो बैटल हुई थी वो हुई थी 1852 से 1853 में, और लास्ट और फाइनल बैटल हुई थी 1885 में। इस 1885 की बैटल में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपर बर्मा वाले पार्ट के ऊपर कब्जा कर लिया था, और इसी कब्जे को लेके इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसका अपोज किया। और क्योंकि इंग्लैंड वाले जो चाहते थे कि उनके टेरिटरी का पूरा एक्सपेंशन हो, बर्मा तक उन्होंने अपना एक्सपेंशन कर लिया था, और जितना भी ज़्यादा एरिया उनके अंडर आएगा उतना ज़्यादा वो रेवेन्यू कलेक्ट कर पाएंगे, और इस पर्टिकुलर डिसीजन का अपोजिशन किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। तो ये सारी की सारी डिमांड्स इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी। अब इन डिमांड्स को देखने के लिए लॉर्ड डफरिन ने क्या किया, एक कमेटी सेटअप की। इस कमेटी का मेन जो प्रोविजन था वो ये था कि टू रिजोल्व द इश्यूज विच वर रेज्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो भी इश्यूज को रेज किया है उन सभी इश्यूज के ऊपर ये कमेटी काम करेगी। तो अब देखते हैं आगे। ये जो कमेटी है एचिसन कमेटी, ये फॉर्म की थी लॉर्ड डफरिन ने, और इस कमेटी के चेयरमैन थे सर चार्ल्स एचिसन, और इन्हीं के नाम पे इस कमेटी का नाम पड़ा एचिसन कमेटी। और ये कमेटी थी पब्लिक सर्विसेज के लिए। तो 1886 में एचिसन कमेटी एस्टेब्लिश की गई थी फॉर पब्लिक सर्विसेज। तो सीधा का सीधा ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि एचिसन कमेटी किस चीज से रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है फॉर पब्लिक सर्विसेज। दिस कमेटी वाज सेटअप बाय लॉर्ड डफरिन, और लॉर्ड डफरिन का ये टेन्योर है 1884 से लेके 1888 तक, क्योंकि ये सेटअप हुई थी 1886 में, तो ये इन्हीं के टेन्योर के अंडर एस्टेब्लिश की गई थी लॉर्ड डफरिन के द्वारा, और इसी के टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस भी फॉर्म की गई थी। अब इस कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी थी, उन रिकमेंडेशन में पहली बात तो उन्होंने ये की कि जो ये कोवेनेटेड और अनकोवेनेटेड सर्विसेज हैं इस पर्टिकुलर टर्म को ड्रॉप कर देना चाहिए। यानी अब इन्होंने जो सजेशन दिया कि जो सर्विसेज पहले 2 पार्ट में क्लासिफाइड थी, एक कोवेनेटेड सर्विस और एक अनकोवेनेटेड सर्विसेज, अब उसने कहा कि इसको इन 3 अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई करना चाहिए। इन्होंने जो 3 पार्ट क्लासिफिकेशन के बताए
उसमें पहला था इंपीरियल सिविल सर्विसेज, और ये कहा कि इंपीरियल सिविल सर्विसेज के जो एग्जाम होंगे वो लंदन में होंगे, ठीक है। दूसरी उन्होंने कहा प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज यानी जितने भी प्रांत थे या ब्रिटिश प्रोविंसेस थी, जैसे कि बॉम्बे, मद्रास, ठीक है, बंगाल और सेंट्रल प्रोविंसेस, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, इन सभी के लिए एग्जाम्स होंगे इंडिया के अंदर, ठीक है। और तीसरा इन्होंने सजेशन दिया सबऑर्डिनेट सिविल सर्विसेज, जिनका एग्जाम भी इंडिया के अंदर ही होना था। यानी जो इंपीरियल सिविल सर्विसेज थी उनका एग्जाम तो लंदन में इन्होंने सजेशन दिया, और बाकी के लिए प्रोविंशियल और सबऑर्डिनेट के लिए इन्होंने कहा कि इंडिया में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाना चाहिए। और लास्ट में इन्होंने जो सजेशन दिया, इन्होंने ये कहा कि जो अपर एज है उसको बढ़ा के 23 कर दिया जाना चाहिए। तो इन्होंने ये रिकमेंडेशन दी, और इस कमेटी की जो ये रिकमेंडेशन थी, इन रिकमेंडेशन को मान लिया गया। और मानने के बाद में क्या हुआ कि ये एक इम्प्लीमेंटेशन किया गया, जो एक्ट था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, उसके अंदर इनके इन प्रोविजंस को माना गया। और 1893 में क्या किया कि हाउस ऑफ कॉमन्स ने एक रेजोल्यूशन पास किया टू होल्ड एग्जाम्स इन लंदन एंड इंडिया साइमल्टेनियसली, लेकिन ये कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो ये एक लूप होल भी है इस पर्टिकुलर एक्ट का, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आता है आपका इल्बर्ट बिल 1883। ये देखा जाए तो एक कंट्रोवर्सी थी, ठीक है। कंट्रोवर्सी कैसे कि 1883 में जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड रिपन, और इनके एक लॉ मेंबर थे, ये लॉ मेंबर थे सर CP इल्बर्ट। हमने देखा था कि 1833 के अंदर जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसके अंदर एक फोर्थ मेंबर ऐड किया गया, और वो फोर्थ मेंबर था लॉ मेंबर, और इसी मेंबर को परमानेंट मेंबर बना दिया गया था 1853 के एक्ट के अकॉर्डिंग। अब हमें यहाँ पे ये ही चीज समझनी है कि सर CP इल्बर्ट थे, ये लो मेंबर थे वायसराय की काउंसिल के, और वायसराय थे लॉर्ड रिपन, और इन्होंने एक सजेशन दिया। एक्चुअली इनको एक काम दिया गया था, और इनको वो काम दिया गया था कि इनको CRPC एक्ट यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है उसके कुछ सेक्शंस के अंदर अमेंडमेंट करना था। तो इन्होंने उस अमेंडमेंट को करते हुए साथ में एक सजेशन भी दिया अपने इस बिल के अंदर, और वो सजेशन ये था जितने भी ब्रिटिश सब्जेक्ट्स हैं ना उनका जुरिस्डिक्शन अब इंडियंस मजिस्ट्रेट्स को भी दे दिया जाना चाहिए। इस चीज़ को समझने के लिए एक बार ये चीज़ ये देखिए कि पहले क्या होता था, जितने भी ब्रिटिश सब्जेक्ट्स होते थे वो डायरेक्टली हाई कोर्ट्स जो हुआ करते थे उनके अंदर जाते थे, स्पेसिफिकली क्राइम रिलेटेड क्रिमिनल केसेस। तो जो क्रिमिनल केसेस थे वो हाई कोर्ट उन केस की सुनवाई किया करता था, और इन हाई कोर्ट के जो जज हुआ करते थे वो या तो यूरोपियंस थे या फिर आप कह लो कि ब्रिटिशर्स थे। तो यानी जो भी सब्जेक्ट ब्रिटिश मैटर से रिलेटेड हुआ करता था उस सब्जेक्ट के लिए केसेस जाते थे डायरेक्टली हाई कोर्ट में, और इन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे यूरोपियंस। लोअर कोर्ट्स जितने भी हुआ करते थे उस टाइम पे, या फिर आपके सेशन कोर्ट, यहाँ पे मोस्टली इंडियंस जजेस हुआ करते थे। और इल्बर्ट बिल में ये प्रोविजन कर दिया गया कि अब इन कुछ ब्रिटिश सब्जेक्ट्स को ये इंडियन जो जजेस हैं ये भी इनके ऊपर सुनवाई कर सकते हैं। लेकिन इस वाले प्रोविजन का बहुत ही ज़्यादा अपोजिशन किया गया, और मैक्सिमम जो इसका अपोजिशन किया गया था इस पर्टिकुलर प्रोविजन का, वो किया गया था इंग्लिश टी एंड इंडिगो प्लांटेशन ओनर्स के द्वारा। ये मोस्टली बंगाल के रीजन में एक्टिव थे। उन्होंने ये कहा कि 1857 की क्रांति के बाद में बहुत सारी इंग्लिश फीमेल्स और गर्ल्स का भारतीय सिपाहियों ने इनका रेप किया था। इनसे रिलेटेड अगर क्रिमिनल केसेस की सुनवाई अगर कोई इंडियन जज करेगा वो इनके सम्मान को अपमानित करेगा। तो ये कंट्रोवर्सी रची गई उस इल्बर्ट बिल के अगेंस्ट, और इस इल्बर्ट बिल को जो जिस फॉर्मेट में CP इल्बर्ट ने फ्रेम किया था या ड्राफ्ट किया था उस फॉर्मेट में इसको पास नहीं करने दिया गया, और इसके अगेंस्ट लॉबी भी की गई। उस लॉबिंग की जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो थी यूरोपियन एंड एंग्लो इंडियन डिफेंस एसोसिएशन। तो बाद में क्या हुआ, 1883 के अंदर जो इल्बर्ट बिल आया इसको कुछ अमेंडमेंट कर दिए गए, कुछ चेंजेस इसके अंदर कर दिए गए, और ये कहा गया कि अगर कोई भी क्रिमिनल है और उसकी सुनवाई अगर कोई इंडियन जज कर रहा है तो उस क्रिमिनल को ये राइट दे दिया गया कि वो डिमांड कर सकता है कि जो जूरी होगी, जूरी मेंबर होंगे उसमें 50% मेंबर ब्रिटिश जजेस होंगे। तो ये एक पर्टिकुलर प्रोविजन कर दिया गया इल्बर्ट बिल के अंदर, और बाद में इस बिल को पास भी कर दिया गया था। तो ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा था, और इस कंट्रोवर्सी की वजह से इंडियंस के अंदर एक नेशनलिज्म की भावना का राइज हुआ, और स्पेसिफिकली इसमें दो अलग अलग गुट बट गए थे। एक तरफ इंग्लिश फीमेल्स जो कि इस बिल के अगेंस्ट थी, दूसरी तरफ बंगाली फीमेल जो इस बिल के फेवर में थी। बंगाली फीमेल्स का ये कहना था कि उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड फार फार सुपीरियर है देन द ब्रिटिश फीमेल्स। अब इस चीज़ को यहाँ पे देखते हैं आगे। ये देखिए, ये दो आप फोटो देख पा रहे हो, ये है कादम्बिनी गांगुली और दूसरी है चंद्रमुखी बसु। ये दो फीमेल हैं जो बनी थी फर्स्ट फीमेल ग्रेजुएट्स इन इंडिया,
और कौन सी यूनिवर्सिटी से? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा इन 1882। ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा एस्टेब्लिश की गई थी 1857 में। साथ में 2 और यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश की गई थी, बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास कब एस्टेब्लिश की गई? तो ये की गई थी 1857 में। और पहली बार कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर फीमेल ग्रेजुएट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था या इनिशिएट किया गया था? तो वो थी कैलकाटा की यूनिवर्सिटी। कब किया गया था? 1882 में। और फर्स्ट ग्रेजुएट फीमेल ग्रेजुएट इन इंडिया कौन थी? तो वो थी कादम्बिनी गांगुली और दूसरी थी चंद्रमुखी बासु। इन दोनों ने 1882 के अंदर इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, सर रोमेश चंद्र मित्रा ये अपॉइंट किए गए थे कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और ये किए गए थे 1882 में। और 1882 के टाइम पे वायसराय थे लॉर्ड रिपन। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन के टाइम पे इंडिया के किसी भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने का सौभाग्य मिला था सर रोमेश चंद्र मित्रा को। ये पहले इंडियंस भी बने थे जो किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे इंडिया में। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट इन इंडिया, तो वो थे सर रोमेश चंद्र मित्रा। तो ये कुछ अचीवमेंट्स हैं इंडियंस की इस ड्यूरेशन के दौरान, यानी 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट्स के आने से पहले के कुछ। उसके बाद में हमारा स्टार्ट हो जाता है 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट्स, और इसके प्रोविजंस देखते हैं हम यहाँ से। सबसे पहला जो प्रोविजन किया गया इस 1892 के एक्ट में वो ये किया गया कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसने इंक्रीज कर दी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की मेंबरशिप या फिर स्ट्रेंथ, यानी इनकी जो पहले मेंबरशिप थी उसको अब इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर इंक्रीज कर दिया गया। अब हम यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में। 1861 के अंदर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्म की गई थी। तो जी ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इसके अंदर कुछ मेंबर्स थे ऑफिशियल मेंबर और कुछ थे नॉन ऑफिशियल मेंबर। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में मोस्टली इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता था बाय वायसराय ऑफ इंडिया। तो अभी क्या किया इस पर्टिकुलर एक्ट में कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ना, उसके जो ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर इन दोनों के नंबर्स को इंक्रीज कर दिया गया था। साथ में जितनी ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, बॉम्बे हो गया आपका, मद्रास हो गया, या फिर आपका ये नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंशियल स्टेट्स हो गए, इधर आपका ये बंगाल प्रेसिडेंसी हो गया, और ये बीच वाला आपका सेंट्रल प्रोविंस हो गया, इन सभी के नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्रीज कर दिए गए थे इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर। अब जो नंबर ऑफ मेंबर इंक्रीज किए गए वो कुछ ऐसे थे, जो आपकी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी इसके अंदर मिनिमम मेंबर रखे गए 10 और मैक्सिमम रखे गए 16। और फिर दूसरा प्रोविजन क्या किया गया कि जितने भी प्रोविंसेस थी जैसे कि बॉम्बे, आपका मद्रास, उसके बाद में आपका बंगाल, साथ में आपका अवध, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, इनके भी जो मेंबर्स थे ना उनकी भी संख्या को बढ़ा दिया गया। यहाँ पे देखिए ये जो मेंबर्स थे ना बॉम्बे, मद्रास और बंगाल के, इनके मिनिमम स्ट्रेंथ तो रखी गई 8 और मैक्सिमम रखा गया 20, यानी प्रोविंशियल काउंसिल्स के लिए। अवध जो है, अवध के लिए रखा गया मैक्सिमम लिमिट 3 मेंबर्स की, और साथ में नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस की भी रखा गया 15 मेंबर की मैक्सिमम स्ट्रेंथ। ये आपका अवध वाला रीजन यहाँ पे है, ये आपका पूरा बंगाल का रीजन आ गया था। ठीक है, और इससे इधर वाला सारा का सारा ये नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के अंदर रखा गया। तो ये था पहला प्रोविजन इस एक्ट के अंदर। उसके बाद में देखते हैं अगला, प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन बाय द वे ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन वाज एक्सेप्टेड। अभी इस चीज को समझते हैं। पहले क्या होता था, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे इनको नॉमिनेट करने की पावर हुआ करती थी वायसराय के पास में डायरेक्टली। ठीक है, लेकिन अब क्या किया कर दिया गया इस एक्ट के अंदर प्रोविजन कि जो ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स है ना, इनको नॉमिनेट कौन करेगा? लोकल गवर्नमेंट, यानी आपकी प्रोविंसेस। ये नॉमिनेटेड मेंबर की लिस्ट पहुंचाएंगे वायसराय के पास में। ठीक है, और वायसराय इस लिस्ट को पहुंचाएगा सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के पास, और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इस लिस्ट के अंदर से मेंबर्स को अपॉइंट करता था। तो यानी ये था सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट विस्काउंट क्रॉस, जो मैंने आपको पीछे बताया था, और ये है लॉर्ड डफरिन, उस टाइम पे वायसराय ऑफ इंडिया थे। ये वाला जो प्रोसेस था उस प्रोसेस को ये समझिए, जो ये लोकल गवर्नमेंट थी ना, यहाँ से जिन मेंबर को नॉमिनेट किया जाता था, तो ये नॉमिनेट करने की पावर लोकल गवर्नमेंट में किस किस को दी गई थी? तो ये दिया गया था यूनिवर्सिटीज को, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को, साथ में म्यूनिसिपैलिटीज को, जमींदार्स को, ट्रेड बॉडीज को, एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स को। स्पेसिफिकली जो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हुआ करता था ये मोस्टली था बंगाल का। तो बंगाल प्रेसिडेंसी में चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का भी अप्रूवल जरूरी था। इनको ये पावर दी गई
कि ये लोग रिकमेंड कर सकते थे मेंबर्स को जो प्रोविंशियल काउंसिल को रिप्रेजेंट करेंगे। इस वाले प्रोविजन के अंडर इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविजन किया गया, यानी डायरेक्ट इलेक्शन अभी यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ था। लेकिन अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविजन सबसे पहले किस एक्ट में किया गया था, तो आपका आंसर होना चाहिए इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 में। द पावर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज इंक्रीज्ड। अब ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी, इसकी पावर्स को इंक्रीज कर दिया गया। पहले तो इसके पास में पावर्स कुछ हुआ ही नहीं करती थी। अब इनको क्या पावर दे दी गई कि मेंबर्स को डिस्कस ऑन बजट मैटर्स, यानी जो भी फाइनेंशियल रिलेटेड मैटर्स होंगे ना, उनके ऊपर ये मेंबर डिस्कशन कर सकते थे। लेकिन डिस्कशन करने के बाद में अब इनको ये लिमिटेड पावर दी गई थी और ये उस डिस्कशन के बाद में क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते थे। और क्वेश्चंस पूछने, अगर इन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा तो वो जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, ये उसको राइट दिया गया कि वो इसका आंसर दे या ना करे। अगर आंसर देती भी है तो अब ये काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, यानी ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। यानी आंसर देने के बाद में अगर ये आंसर से सेटिस्फाई नहीं है तो दोबारा से कोई क्वेश्चन ये नहीं पूछ सकते थे। ये पावर इस पर्टिकुलर काउंसिल को नहीं दी गई। ये पावर इस एक्ट के अंदर इस काउंसिल को नहीं दी गई थी। तो ये नेक्स्ट पॉइंट में यही है कि दे वर अलाउड टू आस्क क्वेश्चंस ऑन पब्लिक इंटरेस्ट, यानी पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड जो भी मैटर्स होंगे उन पे ये क्वेश्चंस पूछ सकते थे। एंड डोमेस्टिक मैटर्स विद प्रायर परमिशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या फिर वायसराय ऑफ इंडिया। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वायसराय ऑफ इंडिया की डेफिनेशन मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, फिर भी आप यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए कि जब भी कोई लेजिस्लेशन के अंडर काम होता था तो उस टाइम पे जो वायसराय है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से गवर्न करता था। और जिस टाइम पे बात आती थी क्राउन का और प्रिंसली स्टेट्स के साथ में किसी भी एग्रीमेंट का, तो उस टाइम पे ये वायसराय के रूप में काम करता था। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दे वर नॉट अलाउड। कौन किसको अलाउ नहीं किया गया? लेजिस्लेटिव काउंसिल को। किस चीज के लिए अलाउ नहीं किया गया? टू आस्क फॉलो अप क्वेश्चंस ऑन बजट, यानी बजट के ऊपर वो डिबेट में पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं, डिस्कशन तो कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन नहीं कर सकते और ना ही उनको कोई वोटिंग राइट था इस पर्टिकुलर एक्ट के अंडर। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रोविजन इस पर्टिकुलर एक्ट के अंडर किए गए थे। अब देखते हैं आगे इसका सिग्निफिकेंस। इस पर्टिकुलर एक्ट का सिग्निफिकेंस में क्या आता है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट तो यही पॉइंट बन जाता है कि दिस पर्टिकुलर एक्ट मार्क द बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि प्रोविंसेस में था, पहली बार स्टार्ट हुआ था 1892 के अंडर। दूसरा हम यहाँ पे एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं कि इनडायरेक्ट इलेक्शन की जो प्रथा थी वो स्टार्ट हुई थी इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 के अंडर। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है द नॉन ऑफिशियल मेंबर कैन डिस्कस द बजट रिलेटेड मैटर्स। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट था कि इनको ये पावर दे दी गई कि बजट से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं उनके ऊपर आप डिस्कशन कर सकते हो, डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब देखते हैं इसका डिफेक्ट क्या था। डिस्पाइट द रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर मॉडर्न इंडिया, द ब्रिटिश मेड माइनर चेंजेस इन द गवर्नेंस एंड इट लेड टू फॉर्मेशन ऑफ रिवोल्यूशनरी फोर्सेस इन इंडिया। अब इन्होंने ये चेंजेस कर तो दिए थे, लेकिन ये काफी माइनर चेंजेस थे, इससे सेटिस्फाई नहीं हुए थे जो इंडियंस थे वो। और अगर ये सेटिस्फाई नहीं होंगे तो अब इनके अंदर एक नेशनलिज्म की जो भावना थी वो स्टार्ट होने लग गई। तो धीरे धीरे ये आगे रिवोल्यूशनरी होते गए। और आप एक चीज़ ये देखिए कि 1885 में कांग्रेस ने जो डिमांड की थी उन डिमांड्स को पार्शली तो पूरा किया गया, लेकिन पूरी तरीके से नहीं किया गया 1892 में। यानी देखा जाए तो एक हिसाब से 1892 के अंदर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की डिमांड थी उनको नजरअंदाज ही किया गया। और इससे गुस्सा होकर तिलक ने क्रिटिसाइज भी किया था कांग्रेस को, और क्या कहा था कि जो कांग्रेस की जो मॉडरेट स्ट्रेटेजी है ना वो काम नहीं करेगी। अब कांग्रेस की मॉडरेट स्ट्रेटेजी को छोड़ के एक असर्टिव पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, ताकि उनके ऊपर दबाव डाल के बातें मनवाई जाए। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रोविजंस हमने डिटेल में देख लिए, साथ में हमने कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट भी देख लिए जिनकी वजह से ये एक्ट अपनी पर्टिकुलर फॉर्मेट में आया। तो इसमें हमने आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स किए जो कि एग्जाम के लिए बहुत जरूरी थे। आई होप आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आई होगी। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब की टॉपिक्स। थैंक यू सो मच।